कि आप आज यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त और अपील करने आया हूँ कि 11 तारीख के दिन आप तमाम लोग मुत्तहिदा तौर पर अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार पतन साहब के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। 11 तारीख के दिन आपका एक वोट सीमांचल से इंसाफ करने का एक जरिया बनेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि 11 तारीख के दिन आपका एक वोट आपकी सियासी लीडरशिप को मजबूत करेगा। 11 तारीख के दिन आप मजलिस के पतन साहब के निशान पर अपना वोट देकर आप कस्बा की जनता से इंसाफ दिलवाएंगे। आप जानते हैं कि सीमांचल भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। यहाँ पर बहुत से तकालीफ और मसले मसाइल है। तो मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने आया हूँ कि 11 तारीख के दिन पतन साहब के निशान पर बटन दबाकर आप जनाब मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब को कामयाब करिए। अगर कोई शेरशाहबादी है तो फख्र से कहिए, कोई सुरजापुरी है तो फख्र से कहिए, कोई शेख है तो फख्र से कहिए, मगर याद रखिए इस बात को, अगर आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करना चाहते हैं और अगर आप बीजेपी और नरेंद्र मोदी को शिकस्त देना चाहते हैं तो आपको अपने इत्तेहाद को मजबूत रखना पड़ेगा। अज़लियत का शिकार मत होइए। और आप जानते हैं कि शेरशाहबादी है, सुरजापुरी है, कुल्हैया है, शेख है, अंसारी है, इन सब को मिलकर यहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना है। अगर हम बीजेपी की सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को दोबारा बनने से रोकना चाहते हैं तो अपने के वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। कभी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी लेते हैं तो कभी तेजस्वी को अपने करीब कर लेते हैं। मगर आप देखते हैं कि 20 साल में भ्रष्टाचार आम हो चुका है। बगैर रिश्वत के गरीब का कोई काम नहीं हो सकता। अगर आप ब्लॉक के ऑफिस में चले जाएंगे तो वहां पर कम से कम 20 से 25 हजार रुपए देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के लिए। गरीब को बगैर रिश्वत दिए आवास योजना नहीं मिलती, ना पेंशन मिलता है। पिछले 20 साल से गरीबों का खून चूसने का काम यहाँ पर बीजेपी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकारों ने किया है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इनके इन दिलफरेब झूठ में मत आइए। आज इनके पास पैसा है। 20 साल के बाद सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार और मोदी एक गरीब हमारी माँ और बहन के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुमने जो 20 साल में इतना गरीबों का खून और पैसा लूटा, तुमको तो चाहिए था कि तुम कम से कम 50,000 एक गरीब बहन के अकाउंट में डालते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि हुकूमत खुद कहती है कि बिहार में सबसे गरीब अगर गांव में कोई है दलित के बाद तो मुसलमान। 50% अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान गरीबी रेखा के दर से नीचे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत का आंकड़े बताते हैं कि 90% मुस्लिम महिला अपने बच्चे की डिलीवरी या पैदाइश अपने घर में करती है क्योंकि अस्पताल नहीं है उनके पास, रोड नहीं है, पुल नहीं है। मगर इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी आकर झूठ को बयान करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर और यहाँ पर एक वक्फ का कानून दिल्ली में बनाया। एक काला कानून वक्फ का बनाकर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार
और लोजपा वाले मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों और खानखाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। दुनिया ने देख लिया, भारत की जनता ने देख लिया कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी भारत के पार्लियामेंट में अकेला था, मगर हमने आप तमाम की दुआओं की वजह से अल्लाह ने हम पर करम किया और हमने पार्लियामेंट में पूरे संविधान के दफात का हवाला देते हुए मोदी और नीतीश कुमार को बता दिया, तुम जो कानून बनाने जा रहे हो वो वक्त को बचाने के लिए नहीं, वक्त को लूटने और खत्म करने के लिए बना रहे हो। दुनिया ने देख लिया कि हमने अकेले खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया भाजपा को कि ये कानून बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है, और हमने उस कानून को फाड़ कर पार्लियामेंट के फर्श के ऊपर फेंक कर कहा ये कानून वक्त को बचाने के लिए ही मस्जिदों और दरगाहों और खानखाहों को छीनने के लिए बनाया जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की का एक मंत्री क्या कहता है बिहार में कि मुसलमान नमक हराम है। अरे बताओ, जब अंग्रेजों से लड़ने की लड़ाई चंपारण में हो रही थी गांधी के साथ, जब गांधी ने कहा कि हम नमक नहीं बनाएंगे, नमक का एहतजाज हो रहा था, ये जो बीजेपी का मिनिस्टर और आरएसएस वाले हैं ये उस वक्त अंग्रेजों से नमक हलाली कर रहे थे और अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तुम उस कौम को, तुम उस समाज को नमक हराम कह रहे हो जिसने अपनी जानों को कुर्बान करके जेल की सोबतें बर्दाश्त करके अंग्रेजों को बिहार और भारत से मार कर भगाया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का ख्याल रखिए। दूसरी जानिब गठबंधन है, हम गठबंधन से बात किए, हम गठबंधन से लेटर लिखे अख्तरुल ईमान कि आप हमको शामिल कर लीजिए और 6 सीट हमको दीजिए, मगर गठबंधन के लोग तैयार नहीं हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पिछली मर्तबा 5 विधायक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपकी दुआओं से और सीमांचल की जनता की मेहनत की बिना पर कामयाब हुए। 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। एक अख्तरुल ईमान थे और एक अख्तरुल ईमान ने बेबाकी के साथ गरीब और मजलूम अवाम की आवाज को बिहार की विधानसभा में उठाया। एक अख्तरुल ईमान बीजेपी और नीतीश कुमार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इंसाफ का मुतालबा अगर कोई बिहार की विधानसभा में कोई विधायक कर रहा था तो उसका नाम अख्तरुल ईमान था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे 4 विधायक को क्यों हमसे तोड़ा गया, क्यों आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की गई? इनको उन 4 विधायक से मोहब्बत नहीं थी, उनको दुश्मनी थी उस जनता से जिन्होंने अपने वोट और अपनी दुआओं और कुर्बानियों से मजलिस के विधायक को कामयाब किया था। ये नहीं चाहते थे कि 17% जनता की एक आजाद सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। इन्होंने 4 को तोड़ा और ये समझा कि ओवैसी कमजोर हो जाएगा। वो ये नहीं जानते कि तुम 4 को तोड़ोगे तो इंशाअल्लाह जनता 24 को कामयाब करेगी। वो ये भूल गए कि 4 को तोड़ने से ओवैसी के हौसले पस्त हो जाएंगे। सुनो तेजस्वी और लालू परिवार, तुम कितनों को तोड़ लो, मगर जब तक अल्लाह और मेरे साथ है और सीमांचल और बिहार की जनता मेरे साथ है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी आपसे कह रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा कोई माई का लाल, कोई बीजेपी, आरएसएस, राजद गठबंधन का नेता मुझे बिहार आने से नहीं रोक सकता। मैं आता था, आया हूं और आता रहूंगा। मेरी मौत मेरे जिस्मानी सफर को रोक सकती है, मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है और बिहार में 14% यादव है और तेजस्वी यादव 14% को 36% टिकट देता है और जो 17% है उनको बोलता है ये लॉलीपॉप ले लो और दरी बिछाओ हमारे लिए। ये इंसाफ नहीं है। जो 3.5% समाज है वो ये कहता है कि अब की बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी ने ऐलान कर दिया, मजलिस ने आपके इत्तेहाद पर भरोसा करके ये कह दिया अगर 3.5% समाज का उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो इंशाअल्लाह 17% समाज का, कुलैया का बेटा या बेटी, सुरजापुरी का बेटा या बेटी, शेरशाहबादी का, अंसारी का, शेख का बेटा इंशाअल्लाह ताला की बार वो कि बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तो आप तैयार हैं इसके लिए? अब लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं, अब लड़ाई पटना की गद्दी के लिए की जाएगी, तभी जाकर गरीबों से इंसाफ होगा। आप बताइए, आप सुन लीजिए हमारी बात को। तेजस्वी कहता है कि ओवैसी चरमपंथी है। क्या हम चरमपंथी हैं? बताओ आप। इस मजमे में मैं हजारों ऐसे चेहरों को देख रहा हूं जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है। ओवैसी के चेहरे पर भी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी है और सर पे टोपी है। तो क्या सब चरमपंथी है? तो तेजस्वी के नजर में चरमपंथी वो है जो एक जमीन और आसमान के खालिक को मानने वाला है। तेजस्वी के नजर में चरमपंथी वो है जो सजदा करके अपनी मस्जिदों को आबाद रखता है। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो है जो मदरसे बच्चों को कुरान और अहादीस का इल्म सिखाते हैं। तेजस्वी के नजर में चरमपंथी वो है जो हमारी माँ और बहनें अपने सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का पहनती है। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो है जो सच्चाई को उसके सामने बयान करता है। तेजस्वी के नजर में चरमपंथी कौन नहीं है? कौन नहीं है? वो है जो उसके बाप के सामने आकर सर झुकाए। चरमपंथी वो नहीं है जो उसके सामने झुक जाए। चरमपंथी वो नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। चरमपंथी वो नहीं है जिसके चेहरे पर दाढ़ी या सर पे टोपी नहीं है। चरमपंथी वो नहीं है जो अपनी मस्जिदों को, इबादत गाहों को भूल जाए। सुनो तेजस्वी, इस बिहार में सबसे बड़ा चरमपंथी का मिसाल तुम्हारा बाप और तुम खुद हो जाते। तुम में इतना चरमपंथी आ गया है कि 14% समाज को तुम 36% टिकट देते हो। हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि आप बताइए, भागलपुर का फसाद किसी को याद हो या ना याद ना हो, मुझे याद है, जिस पर 1000 लोगों को काट कर खेत में डाल दिया गया था। 35 साल पुरानी बात कर रहा हूं। फसाद में लाशें पड़ी थी खेत में और उनके परिवार के लोग उनको कफन और दफन नहीं कर सके थे। उनकी लाशों के ऊपर गोभी का फूल उग गया। उसका एक बहुत बड़ा आरोपी, उसका नाम कामेश्वर यादव था। आज उसी कामेश्वर यादव को लालू परिवार ने इनाम दिया। बताओ मेरे भाई, मैं 5 मर्तबा का सांसद हूं, 2 मर्तबा का विधायक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बनाया। मुझे 2 मर्तबा बेहतरीन संसद रत्न से नवाजा गया। आज ये लालू का बेटा बोलता है ओवैसी चरमपंथी है। जब 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो क्या आप बताएंगे कौन चरमपंथी है? इसका जवाब कैसे देंगे आप? तो गठबंधन, अच्छा भागलपुर का जब फसाद हो रहा था, यहाँ पर फिर कौन उम्मीदवार है गठबंधन? गठबंधन का यहाँ पर उम्मीदवार इरफान है। इरफान से पूछो
इरफान से पूछो कि भागलपुर का जब फसाद हुआ था, नरसिंहवार हुआ था, तो क्या इरफान तुम्हारी पार्टी सत्ता में नहीं थी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही 2019 में यूएपीए का कानून बनाया गया, तो क्या इरफान की पार्टी ने इस कानून का सपोर्ट नहीं किया जो अमित शाह लाए थे, जिसकी बिना पर आज पूरे बच्चे बिहार के भी हो, दिल्ली के हो, 5-5, 6-6 साल से जेल में है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपना एक वोट 11 तारीख को नुकसान होने मत दीजिए। अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए। आप हमारे भाई को मत देखिए, आप मंजलिस को देखिए, ओवैसी की बात पर यकीन करिए। और लोग बार बार हमको ताना मारते हैं कि ओवैसी यहाँ पर क्यों आता है हैदराबाद को छोड़कर। मेरे भाई, मैं 11 साल से बिहार को और सीमांचल को आ रहा हूं और आता रहूंगा। आप अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। याद रखिए, अगर आपका विधायक नहीं होगा तो फिर 5 साल आपको नाइंसाफी का सामना करना पड़ेगा। नौजवानों का मुकद्दर पलायन बनाकर रख दिया, बच्चों को स्कूल से महरूम रख दिया, बेटी को डिग्री कॉलेज से महरूम रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को, नीतीश कुमार को रोकना है। तेजस्वी यादव को, गठबंधन को एक मौसर जवाब आपको देना है। इस विधानसभा से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपनी दुआओं से, अपने वोट से कामयाब और कामरान करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि यहां से निकलकर फिर आप भूल जाएंगे। याद रखिए, हमारे भाषण सुनने को तो लोग बहुत आते हैं, मगर जब वोट डालने की बात आती है तो उस शिद्दत से वोट पड़ना चाहिए जो आज यहाँ पर आप आकर मोहब्बत के मजारे कर रहे हैं। तो 11 तारीख के दिन इस विधानसभा में क्या पुकार होगी कि हर जगह पतंग पतंग हो। हमारी मां और बहनों से अपील कर रहे हैं, बुजुर्गों से अपील कर रहे हैं कि आप पतंग के निशान पर वोट लगाकर अपनी पार्टी को, अपनी क़यादत को कामयाब करिए। आपका एक वोट नरेंद्र मोदी के काले वक्त कानून के खिलाफ आपका एहतजाज होगा। आपका एक वोट सीमांचल और बिहार के गरीबों की एक आवाज बनकर विधानसभा में गूंजेगा। आपका एक वोट पतंग छाप पर तेजस्वी के मुंह पर जवाब होगा जिसने आपको चरमपंथी कहा। याद रखिए, आपने पिछले 40-50 साल से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, मगर आपको हमको क्या हासिल हुआ बताइए? गरीबी हमारा मुकद्दर बन गई, बेरोजगारी हमारा मुकद्दर बन गई, जमीन कटाव हमारा मुकद्दर बन गया। पुल नहीं है, हमको कश्ती में बैठकर अपनी जान को खतरे में डाल कर जाना पड़ता है। हमारी बेटियों के लिए अस्पताल नहीं है, जिंदगी के लिए। ये सब मसाइल हैं। इसका हल एक ही है कि आपके पास सियासी ताकत हो। हम किसी समाज के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे बीजेपी, आरएसएस और तेजस्वी चरमपंथी कहते हैं, अरे जब देश को जरूरत पड़ी, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में अगर किसी ने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जाकर पाकिस्तान के खिलाफ उस सरजमीन में बैठकर भारत का परचम लहराया तो उसका नाम ओवैसी था। खैर, कोई बात नहीं, ये तेजस्वी जानता नहीं सियासत क्या है, अभी दूध के दांत नहीं निकले उसके। और याद रखो, ये उम्र का भी कच्चा है और जबान का भी कच्चा है। तो गठबंधन इंसाफ नहीं कर सकता। बीजेपी और नीतीश कुमार तो अलग ऐलान कर रहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ऐसे माहौल में आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप जो मजलिस और चंद्रशेखर आजाद
और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मिलकर हमने जो अलायंस बनाया जीडीए का, आप उन उम्मीदवारों को कामयाब करिए। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 11 तारीख के दिन अपना एक वोट पतंग पर बटन दबाकर अपने इतिहास का सबूत दीजिए। अपील करना चाह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर दोबारा आएगा, खुदा के लिए इतनी करीब मत जाइए, आपके जान को खतरा हो सकता है। ऐसा मत करिए। दूर से जहां पर वो बना दिया गया उससे पीछे हटकर आप वहां पर रहिए। ड्रोन मत चलाइए, ये ड्रोन को बंद करिए, ये ड्रोन को बंद करिए। जब हेलीकॉप्टर आएगा तो हमारे साथ नारा लगाइए, हमारा इतिहास जिंदाबाद, हमारा इतिहास जिंदाबाद, हमारा इतिहास जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिस इत्तेहाद